हेलो दोस्तों। नेशनल इजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज के इस टॉपिक में हम लोग जेरोम ब्रूनर के प्रिंसिपल पढ़ेंगे। ये सीडीपी का बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे प्याजे और थ्योरीज हैं, उसी तरह जेरोम ब्रूनर भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग। बेसिकली ये जैसे प्याजे जी हैं, ये कॉग्निटिव थ्योरी को मानते थे, तो ये भी जेरोम ब्रूनर भी मानते थे कॉग्निटिव थ्योरी को। इनका जन्म अमेरिका में हुआ था, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जेरोम ब्रूनर का जो जन्म है ये अमेरिका में हुआ था। कभी कभी एक नंबर का क्वेश्चन आता है, चाहे आप उसमें बीटीसी में हो और चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हो, तो उसमें कभी कभी ये पूछ लेता है कि फला साइंटिस्ट, फला मनोवैज्ञानिक कहाँ के थे। तो जेरोम ब्रूनर अमेरिका के थे। इनके सिद्धांत को संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी भी कहते हैं। इसके अन्य नाम अन्वेषणात्मक सिद्धांत, निर्वितवाद सिद्धांत, संरचनात्मक सिद्धांत हैं। इन्होंने जो पुस्तकें लिखी, शिक्षा की प्रक्रिया, द रेलिवेंस ऑफ एजुकेशन, इन्होंने पुस्तकें लिखी थी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेट में तो आप जाएंगे तो और भी बुकें मिलेंगी वहाँ पर, बट उसके बारे में आप चेक कर लीजिएगा कि वो सही है कि नहीं। ये जो बुकें हैं, ये मैंने कई बुक को सर्च किया, कई बुक्स में जब सर्च किया तो तब मुझे जानकारी हुई कि ये 2 बुकें इन्होंने लिखी, तो ये ऑथेंटिक हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिले, जो भी फैक्ट मिले, वो ऑथेंटिक हो, वो सही हो। जेरोम ब्रूनर ने स्कैफोल्डिंग और स्पायरल कैरिकुलम, ये 2 शब्द दिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। स्कैफोल्डिंग शब्द को जो कॉइन है वो जेरोम ब्रूनर ने किया और वाइगोस्की ने इसका यूज़ किया। इन केस अगर एग्ज़ाम में आ जाए और पूछ ले स्कैफोल्डिंग शब्द किसने दिया और उसमें वाइगोस्की रहे, जेरोम ब्रूनर ना दिया रहे, तो आपको वाइगोस्की टिक करना है। और अगर जेरोम ब्रूनर और वाइगोस्की दोनों दिया है और किसी ऑप्शन में ए और बी बोथ दे रखा है, तो आपको ए और बी दोनों क्लियर कर लेने हैं। जेरोम ब्रूनर ने स्कैफोल्डिंग शब्द को दिया और वाइगोस्की ने उसका यूज़ कर लिया। स्पायरल कैरिकुलम की बात भी जेरोम ब्रूनर ने की। इन दोनों को मैं अभी वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। प्लीज़ आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, तो आपको दोनों चीज़ क्लियर हो जाएंगी। दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जेरोम ब्रूनर ने जो अपनी स्टडी है, सबसे पहले प्रौढ़ों पर किया, फिर विद्यालय जाने वाले बालकों पर किया, फिर 3 साल के बालकों पर किया, फिर नवजात शिशु पर किया। जेरोम ब्रूनर ने जो भी इनका सिद्धांत था, उसमें इन्होंने प्रतिनिधित्व शब्द का इस्तेमाल किया। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि प्रतिनिधित्व अपने किस किस सिद्धांत में प्रतिनिधित्व शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो जेरोम ब्रूनर के प्रिंसिपल में प्रतिनिधित्व शब्द का इस्तेमाल किया गया। बेसिकली प्रतिनिधित्व है क्या? देखिए, कुछ हम लोग अपने लाइफ में जो है रूल्स बनाते हैं। जैसे कोई भी चीज़ सीखने लगते हैं, तो सीखने से पहले हम लोग कुछ अपने माइंड में रूल्स को सेटअप करते हैं, एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं, तो रूल्स का अरेंजमेंट करते हैं। उन रूल्स के अरेंजमेंट के बेस पे हमारे एक्सपीरियंस जो है वो स्टोर होते हैं, और वो जब एक्सपीरियंस स्टोर होते हैं तो जो इन फ्यूचर में कोई भी घटनाएं होती हैं, ठीक है, वही एक्सपीरियंस हमारे हेल्प करती हैं, मतलब रिप्रेजेंट करती हैं उन घटनाओं को कैसे डील किया जाए। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसे रूल्स का अरेंजमेंट जिनके द्वारा व्यक्ति अपने एक्सपीरियंस भविष्य में आने वाली घटनाओं के लिए संरक्षित करता है, यह व्यक्ति विशेष के लिए उसके संसार का प्रतिनिधित्व करती हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें जानकारी हो गई कि प्रतिनिधित्व शब्द का जो इस्तेमाल है वो जेरोम ब्रूनर ने किया था। जेरोम ब्रूनर ने जो बात बताई थी प्रतिनिधित्व की, उन्होंने बताया था कि जो विकास है वो ऐसे होता है, इनएक्टिव स्टेज, आइकॉनिक मोड और सिंबॉलिक मोड। देखिए, प्याजे जी ने जो स्टेज दिया था वो 4 अवस्थाएं बताई थी, और वो भी कॉग्निटिव प्रिंसिपल को मानते थे, ये भी मानते थे, बट दोनों में डिफरेंट यही है। एक और डिफरेंट है, वो बाद में बताऊंगा। पहला डिफरेंस तो यही है कि उन्होंने जो है बौद्धिक विकास की अवस्थाएं 3 बताई थी, और प्याजे जी ने बताया था कि चाइल्ड डेवलपमेंट, या मतलब जो मनुष्य का विकास है वो 4 स्टेप में होता है, और उन्होंने 3 स्टेप में बताई थी। तो पहली स्टेज है इनएक्टिव स्टेज, फिर आइकॉनिक स्टेज, और फिर सिम्बॉलिक स्टेज। इनको आप
प्रतिनिधित्व भी बोल सकते हो। इनएक्टिव रिप्रेजेंटेशन, आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, इसी के थ्रू यही रिप्रेजेंट करते हैं पूरे वर्ल्ड से इंटरेक्ट के लिए। इंटरेक्ट आप कैसे करोगे, यही चीज़ें आपको हेल्प करती हैं। तो पहला है इनएक्टिव स्टेज। देखिए इनएक्टिव स्टेज ये जो है एक्शन बेस्ड होती है। इसमें बच्चा कोई भी चीज़ सीखता है किसी भी ठोस मटेरियल से, कंक्रीट मटेरियल से इंटरेक्ट होकर। बेसिकली वो हाथ चलाकर, पैर चलाकर या एक्शन के द्वारा सीखता है। मान लीजिए कोई ठोस चीज़ है और उस पर लात मारता है, पैर मारता है, तो उसको मालूम चल जाता है कि इस पर चोट लग जाती है, तो सीख जाता है वो कि इस पर नहीं मारना है। तो एक्शन के द्वारा वो सीखता है। ठीक है, इसको आत्म केंद्रित भी कहते हैं। इसमें बच्चा प्रत्यक्ष अनुभव या स्वयं कार्य करके सीखता है। 0 से 2 ईयर्स के बीच की ये अवस्था है। इसमें बालकों को एक्टिविटी के द्वारा सिखाना चाहिए या बालकों को एक्शन के द्वारा सिखाना चाहिए। दूसरा है आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन या आइकॉनिक मोड। ये 3 से 7 साल के बच्चों के बीच में पाई जाती हैं। ये अवस्था है, ये जो अवस्था है 3 से 7 साल के बच्चों के बीच की अवस्था है। बच्चा पहले से ज़्यादा समझदार हो जाता है, मूर्त रूप में समझने में समर्थ हो जाता है। आइकॉनिक मोड में बच्चे को आइकन के द्वारा समझाना चाहिए। बच्चा आप जो है, जैसे आप छोटे बच्चों की बुकें देखते होंगे तो बच्चा उसमें चित्र ज़्यादा बने रहते हैं, पिक्चर ज़्यादा बने रहते हैं। उसका कारण यही है, बच्चों को चित्र, मॉडल और मूर्तियों के माध्यम से ज़्यादा समझ में आता है। इस एज में चित्र, मॉडल और मूर्तियों के माध्यम से ज़्यादा चीज़ें समझ में आती हैं। तो बच्चों को कुछ समझाने के लिए चित्रों, मॉडल और मूर्तियों का इस्तेमाल करना चाहिए। अगला है सिंबॉलिक मोड। ये 8 साल के ऊपर के व्यक्तियों की अवस्था है। इसमें उच्च बौद्धिक विकास हो जाता है। बच्चा अब अमूर्त चिंतन करने लगता है। बालक अब सिंबल के थ्रू किसी चीज़ को समझ सकता है। बालक अपने अनुभव भाषा के माध्यम से व्यक्त कर सकता है। ये 3 उनके रिप्रेजेंटेशन हैं, इनएक्टिव स्टेज, आइकॉनिक मोड और सिंबॉलिक मोड। ये 3 चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसको आप प्रतिनिधित्व बोल सकते हो। सक्रिय प्रतिनिधित्व, आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सबसे मेन चीज़ ये है कि जो रिप्रेजेंटेशन है ये आपस में एक दूसरे से स्वतंत्र हैं और एक दूसरे में ये कन्वर्ट हो सकते हैं। स्वतंत्र हैं, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं, बट एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। ये तब होता है जब मान लीजिए बालक किसी दुविधा में हो जाए। ठीक है, मान लो इनएक्टिव स्टेज में उसने कुछ और सीखा था और जब वो आइकॉनिक मोड में पहुंचता है तो उसको कुछ और चीज़ मालूम चल जाती हैं। ठीक है, मतलब जो चीज़ इसमें मालूम चली थी इसका उल्टा इसमें मालूम चल जाए, तो बालक दुविधा में आ जाता है। तो इस दुविधा को कैसे दूर करता है, उस दुविधा को 3 तरीके हैं जिससे वो दूर करता है। पहला है कि वो मिलान करेगा, इसमें जो सीखा था और इसमें जो सीखा था दोनों को मिलान करेगा। अगर दोनों सेम निकलते हैं तो पास, वो चीज़ें जो उसने यहाँ पर सीखी थी वही चीज़ यहाँ पर भी हो रही थी तो पास कर देगा। अगर दोनों में मिलान नहीं होता, ठीक है, तो क्या करेगा वो, या तो वो जो पहले सीखा था उसको दबा देगा या तो जो अब सीखा है उसको दबा देगा। इनको या तो दबा देगा या किसी एक को बढ़ा देगा, तो वो नई चीज़ें सीख जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें थी रिप्रेजेंटेशन की बात। आगे चलते हैं, स्कैफोल्डिंग। तो स्कैफोल्डिंग को अगर आप देखेंगे तो स्कैफोल्डिंग की हिंदी होती है निर्देशित मचान। सबसे पहले इसके बेसिक को समझते हैं, उसके वर्ड को समझते हैं कि वर्ड आया कहाँ से। अगर हम इसको समझ लेंगे तो आधा काम हो जाएगा हमारा। स्कैफोल्डिंग्स, जैसे आप घर जब कंस्ट्रक्ट करते हैं, घर बनवाते हैं, तो आप बांस की लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, डंडे का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो है आपका घर बन सके, प्लास्टर हो सके उस पर। तो आप सपोर्ट देने के लिए आप जो है वो मचान का इस्तेमाल करते हैं। तो स्कैफोल्डिंग का मतलब ये हुआ कि एक तरह से सपोर्ट देना, सहारा देना। होता ये है कि जब कोई बच्चा सीखता है तो शिक्षक क्या करता है कि जब बच्चा कहीं स्टक हो जाता है, अचानक से कहीं अटक जाता है, तो उसको वहाँ पर हेल्प कर देता है। इससे बच्चे की ग्रोथ अच्छी होती है। ठीक है, जब कोई अधिक स्किल वाला व्यक्ति किसी बालक को सीखने में हेल्प करता है और बाद में धीरे धीरे अपना सपोर्ट वापस ले लेता है, इसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं।
या अस्थायी होता है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या अस्थायी होता है। ठीक है। शिक्षण करते समय शिक्षक को समय समय पर अपने परामर्श को समायोजित करना पड़ता है। मान लीजिए नई प्रॉब्लम है तो ज़्यादा सजेशन देना पड़ेगा, और बाद में जैसे वो कोई चीज़ सीख गया तो धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, सजेशन को कम करते जाएंगे। न्यू प्रॉब्लम मोर सजेशन होगा। ठीक है। और जब बच्चा सीख जाएगा तो प्रॉब्लम जो सजेशन हो जाएंगे वो लेस हो जाएंगे। एक अच्छा एग्जांपल, जैसे बालक को उसके पेरेंट्स साइकिल चलाना सिखा रहे हैं तो स्टार्टिंग में क्या करेंगे, उसको ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, ज़्यादा सजेशन देंगे, उसके साथ में लगे रहेंगे ताकि कहीं गिर ना जाए। और जब बच्चा अच्छे से सीख लेगा तो क्या करेंगे, अपना जो है साइड में हो जाएंगे और उसको साइकिल चलाने देंगे। धीरे धीरे अपना सजेशन, अपना सपोर्ट वो हटा लेंगे। तो इसमें यही होता है कि जब अधिक स्किल वाला व्यक्ति जो है कम स्किल वाले व्यक्ति को समझाता है, शुरुआत में उसकी हेल्प करता है, और जब वो सीख जाता है, बालक सीखने लगता है, तो धीरे धीरे अपना जो सपोर्ट है उसको हटा लेते हैं। यह अस्थायी होता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब अगला जो स्पायरल करिकुलम, स्पायरल करिकुलम की बात जेरोम ब्रूनर ने की थी। इन्होंने कहा था कि देखिए स्पायरल है, स्पायरल कैसे होता है, स्प्रिंग की शेप में होता है। तो इन्होंने कहा था कि जो भी करिकुलम है वो कनेक्ट होना चाहिए। स्प्रिंग है ना, देखिए कनेक्ट है, मतलब जो भी करिकुलम है, जो भी पाठ्यक्रम है वो ऐसा होना चाहिए कि एक दूसरे से कनेक्ट होना चाहिए। और जो पाठ्यक्रम है, जो करिकुलम है, वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना चाहिए, सरल से जटिल की ओर जाना चाहिए। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम 6 में भी है, 7th में भी है, 8th में भी है, सब एक दूसरे से कनेक्ट हैं। बट 6 में कम दिया है, 7th में थोड़ा सा उसको अच्छा लेवल कर दिए है, 8th में थोड़ा सा और उसको टफनेस उसकी बढ़ाई है। तो इससे होता क्या है, इससे होता ये कि जैसे जैसे बच्चे का दिमाग का विकास होता है वैसे वैसे वो चीज़ों को, सरल से कठिन चीज़ों को समझता चला जाता है। आपको स्टार्ट सिंपल से करना है, फिर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना है। तो इन्होंने कहा करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो बच्चे को डिस्कवरी की तरफ ले जाए, बच्चा उसमें डिस्कवरी करता हुआ जाए और उसमें एक्टिवली वर्क कर सके। इस तरह से वो जो भी ज्ञान प्राप्त करेगा वो उसका ज्ञान स्थायी होगा। ठीक है। इसीलिए आप देखिए मैंने जो एक शब्द का इस्तेमाल किया था, अन्वेषणात्मक सिद्धांत, इसीलिए इसको बोला था, क्योंकि इनका मानना था कि बच्चा का जो करिकुलम हो वो ऐसा हो कि उसमें वो करिकुलम डिस्कवरी की तरफ ले जाए ताकि वो सक्रिय रूप से उसमें काम कर सकें। आप देखिए कि जब हम लोग मैथ पढ़ते हैं तो 6, 7th, 8th और 9th में सब में जो है रेशनल नंबर या अलजेब्रा रहती है, लेकिन 6 में अलजेब्रा कम रहती है और 7th में थोड़ा और बढ़ा देते हैं उसको लेवल, या रेशनल नंबर को और बढ़ा देते हैं, रियल नंबर्स को और बढ़ा देते हैं। 8th में और हो जाता है, 9th में और हो जाता है, 10th में और हो जाता है। तो सब एक दूसरे से कनेक्ट हैं। 6th वाला 7th से कनेक्ट है, 7th वाला 6 से कनेक्ट है, 8th वाला 7 से कनेक्ट है, 9th वाला 8 से कनेक्ट है। लेकिन 6 वाला सबसे सिंपल है, 7 वाला थोड़ा सा उससे टफनेस उसमें बढ़ा देते हैं। सब एक दूसरे से कनेक्ट हैं बट धीरे धीरे टफनेस बढ़ाते हैं। तो इनका कहने का मतलब यही था कि करिकुलम एक दूसरे से कनेक्ट होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि बच्चा जिसमें डिस्कवरी करते हुए कोई चीज़ सीखे। ये स्पायरल करिकुलम की बात जेरोम ब्रूनर ने की थी। आगे हम लोग देखेंगे ब्रूनर के सिद्धांत की व्याख्या। पहला, विश्लेषणात्मक चिंतन बनाम अंतर्दर्शी चिंतन। ब्रूनर ने कहा था कि विश्लेषणात्मक चिंतन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है बजाय अंतर्दर्शी चिंतन के, जो कि गलत बात है। विश्लेषणात्मक चिंतन पर कम ध्यान देना चाहिए, अंतर्दर्शी चिंतन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, अन्वेषणात्मक अधिगम। इन्होंने कहा था अधिगम की सर्वोत्तम विधि अन्वेषण विधि है। तीसरा, इन्होंने संबद्धता को महत्व दिया। ब्रूनर ने अपनी पुस्तक द रेलिवेंस ऑफ एजुकेशन में 2 प्रकार की संबद्धता का उल्लेख किया, एक सामाजिक संबद्धता, एक व्यक्तिगत संबद्धता। इतनी थी ब्रूनर थ्योरी। और आपको मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको कैसा लगा प्लीज़, अगर कोई चीज़ आपको ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।